नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज़न लर्निंग पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो है 40 क्वेश्चन देख लिए थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो आगे के क्वेश्चन नहीं देख पाए थे, लेकिन आज उसी के आगे हम क्वेश्चन देखेंगे पूरे 125 क्वेश्चन तक, यानी कि 41 से शुरू करके 125 क्वेश्चन तक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ ग्रामर से होंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट होगा 125 क्वेश्चन का, जिसमें जो 40 क्वेश्चन हो गए थे आज उसी के आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यानी कि 41 नंबर, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। यानी कि स्त्रीत्व जो शब्द ये दिया हुआ है इसमें संज्ञा कौन सी है ये बतानी है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए स्त्री में तो प्रत्यय लग के जो बन गया स्त्रीत्व, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व स्त्री से मिलकर बना है, तो स्त्रीत्व क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है। तो कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा। तो इसमें बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। देखिए कपट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। यानी कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है, सर्वज्ञ, कृतज्ञ, अवज्ञ या अभिज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो, तो अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, जिसको सबका ज्ञान होने की, जो सब जानता हो। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन, उसे क्या कहते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। यानी कि जो इतने इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, उसे के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे ये बताना है। अदृश्य, अदम्य, अतुलनीय या अतीन्द्रिय। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी अतीन्द्रिय। क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय। अदृश्य क्या होता है? जो दिखाई ना दे। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके। अदम्य जो जिसका दमन ना किया जा सके। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जो शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शाक्त। क्या हो जाएगा? शाक्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द बताना है। जब किसी संस्था को 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं, जब हम उत्सव मनाते हैं, तो उस उत्सव को क्या कहते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, रजत जयंती। इसमें ध्यान रखेंगे, रजत जयंती 25 वर्ष पूरे होने पर होता है, और स्वर्ण जयंती जब 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं। उसके बाद हीरक जयंती जब किसी चीज़ के 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं, और प्लेटिनम जयंती कब मनाते हैं? जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया भला शब्द। क्या दिया? भला शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता का परीक्षण करते हुए कूट के द्वारा सही उत्तर देना है। अब देखिए भला शब्द से क्या बन सकता है, जब हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? अब किसका भला नहीं हो सकता, यानी कि बताना है ये संज्ञा के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है, सही है कि नहीं। फिर भला है विशेषण के रूप में। अब इस वाक्य में आप भला हो तो जग भला, ये भला यानी कि विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही हैं। ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है और ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौखिक प्रतिभा का। अब यहाँ देखिए खाली स्थान है, तो यहाँ पे भरना है। तो क्या नहीं कर सकता? तो केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। ऑप्शन बी, उन्मेष नहीं कर सकता। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 49 नंबर। देखिए 49 नंबर दिया है, पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को डाल दिया है। फिर यहाँ रिक्त स्थान है, तो किस में डाल दिया है? ऑप्शन पूरा करने के लिए कौन सा शब्द होगा ये बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, असमंजस। यानी कि पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को असमंजस में डाल दिया है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो
तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य काव्य का भेद है। श्रव्य काव्य का भेद कौन सा है ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें से मतलब ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब देखिए, प्रबंध काव्य में धारावाहिक कथा होती है और उसमें किसी घटना या व्यापार का काव्यात्मक वर्णन रहता है, जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस एक क्या है, प्रबंध काव्य है, तो उसमें जो है चैप्टर वाइज जो है उसमें कथा होती है, तो उसको हम सुनते हैं। फिर है मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद स्वतःपूर्ण होता है और मुक्तक रचनाओं में कथाओं की सूत्रबद्धता नहीं होती, परंतु प्रत्येक छंद रसोत्पादन करने में समर्थ होता है, यानी कि कोई छंद होता है उसका हम पूरा का पूरा अर्थ समझ सकते हैं और उसका रस ले सकते हैं, जैसे सूर एवं मीरा के पद। तो दोनों क्या हो जाएंगे, श्रव्य काव्य के उदाहरण हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, थोथा चना बाजे घना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत शोर करना, या बढ़ा चढ़ाकर बात करना, या बहुत अधिक बोलना, या ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। तो थोथा चना बाजे घना का मतलब हो जाएगा ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन दिया है, एक निबंधकार के रूप में मनोविकार संबंधी निबंधों के कारण निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति को जाना जाता है, यानी कि मनोविकार संबंधी निबंधों के कारण किसको जाना जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। एक निबंधकार के रूप में शुक्ल जी का योगदान जो है मनोविकार संबंधी निबंधों के कारण है। इन निबंधों का संग्रह सर्वप्रथम विचार विधि नाम से इन्होंने 1930 में जो है प्रकाशित कराया था। कब प्रकाशित कराया था, 1930 में। उसके बाद चिंतामणि इनका एक उपन्यास मतलब निबंध है, तो उसमें जो है प्रथम भाग के नाम से प्रकाशित कराया था। ठीक, तो चिंतामणि कब प्रकाशित कराया था, 1939 में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे, यानी कि सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन से ये बताना है। तो जयशंकर प्रसाद, या हरिकृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ अस्क, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। देखो, उपेंद्र नाथ अस्क ये सामाजिक समस्याओं पर लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन जयशंकर प्रसाद एवं हरिकृष्ण प्रेमी अपने ऐतिहासिक नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी ये जो है ऐतिहासिक नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे, ऐतिहासिक नाटक। ठीक, और जो इन क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से नाटककार पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके नाटक अभिनय योग्य हैं, यानी कि कौन सा नाटककार पर आरोप लगता है कि उनके जितने भी नाटक हैं अभिनय योग्य हैं, यानी कि उस पर हम अभिनय कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य शिवपूजन सहाय के द्वारा संपादित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी थी। शिवपूजन सहाय के द्वारा संपादित पत्रिका पूछ रहा है, तो कौन सी थी, हिमालय, मतवाला, बालक, या उपर्युक्त सभी। तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ के महत्व को के जरिए परंपरा के महत्व को निम्नलिखित में से कौन से लेखक ने अपनी कहानी में दर्शाया है। यानी कि जो वृद्ध माँ घर में होती है उसको कूड़ा करकट की तरह छिपाया जाता है और उसकी उपेक्षा की जाती है। तो ये किस कहानी में जो है दर्शाया गया है ये बताना है। कहानीकार हो जाएंगे भीष्म साहनी। अब भीष्म साहनी की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, चीफ की दावत। तो चीफ की दावत के माध्यम से बताया गया है कि जैसे वो अपनी वृद्धा माँ को जो है छुपाता है जब चीफ की दावत करता है। ठीक, तो भीष्म साहनी आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है, कूट के माध्यम से आंसर इसमें बताना है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि पूरा क्वेश्चन जो है आ जाए। अब देखिए पूरा क्वेश्चन आ गया, पढ़ते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, उत्तर का चयन करना है।
उपन्यास और उपन्यासकार दिए गए हैं, इनको मिलाना है। तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास किसका हो जाएगा ये बताना है। तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास किसका हो जाएगा, 1 का ए मिला देंगे, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का हो जाएगा। ठीक, फिर है मुर्दा घर किसका हो जाएगा, तो ये भी आमने सामने रहेगा, मनोहर श्याम जोशी। और अपना मोर्चा ये यशपाल का हो जाएगा। और झूठा सच, झूठा सच किसका हो जाएगा, काशीनाथ सिंह। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों आमने सामने, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, थोड़ा जूम कर लेंगे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख की मूल कथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से ली है। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका चारुचंद्र लेख जो है उसकी मूल कथा किस ग्रंथ से ली गई है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रबंध चिंतामणि से जो है इन्होंने मूल कथा ली हुई है। फिर अगला क्वेश्चन फिर से कूट वाला है, तो कूट में मिलान करना है, कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। ठीक, अब देखते हैं। तो दिया हुआ है सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। इधर उपन्यासकार के नाम दिए हैं, इधर उपन्यास दिए हैं। तो अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास हो जाएगा ये बताना है। तो जो ऑप्शन आपको पता है बताइए कौन सा हो जाएगा, अमृतलाल नागर। तो इसका हो जाएगा ए का फर्स्ट मानस का हंस। और मन्नू भंडारी का तो आपको सभी को पता होगा, महाभोज। और अंतिम अध्याय किसका हो जाएगा, अंतिम अध्याय हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा अनामदास का पोथा। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1 2 4 और 3, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से जो है कूट वाला प्रश्न है। देखिए 4 ऑप्शन फिर इसमें दे रखे हैं। काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। आत्मजयी, इधर काव्य ग्रंथ दे रखे हैं, इधर जो है उनके कवि दे रखे हैं। आत्मजयी, अब आत्मजयी किसकी रचना हो जाएगी ये बताना है। तो आत्मजयी हो जाएगी कुंवर नारायण की। फिर धरती दिया है, तो धरती किसकी हो जाएगी, धरती हो जाएगी त्रिलोचन की। ठीक, फिर आंगन के पार द्वार, तो ये सभी को पता होगा अज्ञेय जी का है, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर धूप के धान, तो ये किसका हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर। तो ये काव्य ग्रंथ हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से जो है कूट दिया है, तो फिर से कूट मिलाना है। देखिए कूट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें कूट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पहला दिया है इसमें चरित्र दिया है, इधर नाटक दिया है, यानी कि कौन सा चरित्र किस नाटक से संबंधित है ये बताना है इसमें। तो सुंदरी, अब सुंदरी जो है किस नाटक का चरित्र है, तो लहरों के राजहंस। ठीक, फिर है कल्याणी, तो कल्याणी किसका हो जाएगा, चंद्रगुप्त नाटक का हो जाएगा। फिर है उर्वी, तो उर्वी हो जाएगा पहला राजा। और कनक हो जाएगा शकुंतला की अंगूठी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 4 1 2 3। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, रामचरितमानस की शैली है, यानी कि जो रामचरितमानस है उसकी शैली कैसी है ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था प्रबंध शैली। कैसी शैली है, प्रबंध शैली। फिर सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, तो सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, सखा भाव की थी, यानी कि कृष्ण जी को ये जो है सखा मानते थे। इनकी रचनाएँ सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये जो है इनकी रचनाएँ हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, सेवा फल किसकी रचना है, सेवा फल किसकी रचना है ये बताना है। तो सेवा फल हो जाएगी किसकी रचना, सूरदास की। और सूरदास की अन्य रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि जो है इनकी अन्य रचनाएं हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक आत्मकथा है ये बताना है, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आत्मकथा कौन सी है ये बताना है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, आत्मकथा बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए सिंहावलोकन जो है एक आत्मकथा है। और ऑप्शन बी जो तादा कामरेड है ये यशपाल द्वारा रचित उपन्यास है।
और पिंजरे की जो उड़ान है और मेरा तेरा उसकी बात, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रमुख कहानी संग्रह हो जाएंगे, आत्मकथा। फिर अगला क्वेश्चन दिया, सूर्योदय का देश निम्नलिखित में से किसकी रचना है, ये बताना है। तो सूर्योदय का देश किसकी रचना है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताना है कौन सा हो जाएगा इसका सूर्योदय का देश। तो हो जाएगा ऑप्शन ए काका साहेब कालेलकर। किसकी रचना हो जाएगी, काका साहेब कालेलकर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताना है। ये जो कोष्ठक में दिया गया है इस विराम चिन्ह का क्या नाम है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा विवरण चिन्ह, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विवरण चिन्ह। फिर है शरणार्थी शब्द का सही वाक्यांश बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा बताइए, जिसकी शरण में शब्द हो, या जो शरण में आ गया हो, या जो सबको शरण देता हो, या जो प्रभु की शरण में हो। तो ये बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो शरण में आ गया हो, तो शरणार्थी उसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, तरंग शब्द का सही वर्ण विच्छेद बताना है। जो तरंग शब्द है इसका सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, ये बताना है। देखिए जब भी वर्ण विच्छेद करते हैं तो जो व्यंजन होता है उसमें स्वर भी साथ में होता है। तो ता के नीचे हम डैश लगा देंगे, फिर हो जाएगा आ, तो क्योंकि व्यंजन में आ होता है। तो रा में भी आ हो जाएगा, अंग की मात्रा है तो अंग हो जाएगा। फिर गा में स्वर है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो वर्ण विच्छेद इस प्रकार से करेंगे, जो स्वर होगा उस स्वर को अलग लिखते हैं। फिर अगला दिया हुआ है, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का वास्तविक अर्थ बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो यानी कि आटे दाल का भाव मालूम होना क्या हो जाएगा, कष्ट का अनुभव होना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कष्ट का अनुभव होना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन दे रखा है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आए, जामे मार्ग प्रेम का शबे सराहे ताहे। उपरोक्त पंक्तियाँ दी गई हैं, किसकी रचना है ये बताना है। जो उपरोक्त पंक्तियाँ हैं किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक, पंक्तियाँ हैं। फिर ही उसमें दिया है 72 नंबर, ओम में ऊ क्या है। ओम में जो ऊ है ये क्या है बताना है। तो ओम जब हम बोलते हैं तो देर तक आवाज़ आती है। तो ओम जो है एक प्लुत स्वर है। क्या है, प्लुत स्वर, क्योंकि देर तक जब हम आवाज़ करते हैं किसी चीज़ को, ओम देर तक बोलते हैं तो प्लुत स्वर हो जाता है। क्योंकि ह्रस्व स्वर होता है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय, और प्लुत स्वर यानी कि 2 से अधिक मात्रा का जब समय लगता है तो हम या तो ऊ बना देते हैं या तो ऐसे 3 बना देते हैं, तो प्लुत स्वर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि अयोग्यवाह नहीं अयोगवाह जो है कहते हैं। तो कौन सी ध्वनि को अयोगवाह कहते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन है अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक या ए और सी दोनों। तो ए और सी, अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी अयोगवाह। अब देखिए ए और सी यहाँ पे दे रखा है, लेकिन आप लोग यहाँ थोड़ा सही कर लेंगे, ए और बी। ठीक, तो ये ए और बी जो है अयोगवाह में आते हैं, यानी कि अंग और आह, ये 2 शब्द जो हैं अयोगवाह कहे जाते हैं, दोनों अक्षर। तो ए और बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग नहीं है। अब पुल्लिंग कौन सा नहीं ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पर्दा, रास्ता, गुस्सा। तो वाक्य प्रयोग करके जब देखेंगे तो पुल्लिंग कौन सा है पता चल जाएगा। पर्दा, जैसे पर्दा नहीं करना है तो पुल्लिंग। गुस्सा, रास्ता, ऑप्शन डी हो जाएगा, दफ़ा। ठीक, तो दफ़ा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है। अब 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा पुल्लिंग नहीं है बताना है। सोना, तांबा, लोहा या चांदी। कौन सा पुल्लिंग नहीं है, तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, चांदी। चांदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। अब स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है ये बताना है। खीर, सब्जी, पूरी या पराठा। तो कौन सा हो जाएगा, पराठा जो है एक पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, हर वीडियो में आपको 125 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जितने भी प्रैक्टिस सेट अब आएंगे अगले
आने वाले वीडियो, उसमें सारे जो है 125 क्वेश्चन होंगे जो टीजीटी में पूछे जाते हैं। 125 क्वेश्चन तो पूरे प्रैक्टिस सेट रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सीरीज। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लोगों को शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी जो है वीडियो से अपना तैयारी कर सकें। दिया निम्नलिखित में से आंचलिक लेखक का नाम बताना है। तो आंचलिक लेखक का नाम बताना है जो आंचलिक रचनाएं करते हैं। जो आंचलिक रचनाएं यानी कि एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, उसको हम आंचलिक रचनाएं कहते हैं। तो आंचलिक लेखक कौन से हैं ये बताना है। तो फणीश्वर नाथ रेणुवानी की ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, यानी कि जो राम के शक्ति पूजा ये है रचना, इसके रचनाकार बताने हैं। तो सभी को पता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जो है इनको कहा जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इनके रचनाकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो सभी को पता होगा जब एक ही शब्द में कई अर्थ जो है चिपके हुए होते हैं उसको हम कौन सा अलंकार कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। तो मोती मानुस और चून इन सब का जो है अलग अलग अर्थ हो जाएगा, तो इस यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। अब देखिए 4 रचनाएं दी हैं, कौन सी उपन्यास नहीं है ये बताना है। तो उपन्यास कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्यंती। पश्यंती जो है उपन्यास नहीं है, ये धर्मवीर भारती के ललित निबंध का जो एक संकलन है। तो ये निबंध संकलन है एक, और किसका, धर्मवीर भारती का। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बाकी जो हैं ये सब उपन्यास हैं। ठीक, अब देखिए जो है रात का रिपोर्टर किसका उपन्यास है, तो निर्मल वर्मा का हो जाएगा। और विषाद मत किसका हो जाएगा, तो रांगे राघव का हो जाएगा। और अजय की डायरी तो ये किसका उपन्यास हो जाएगा, डॉक्टर देवराज का हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन आप लोग क्लियर कर लें। फिर अगला है शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान, यानी कि जो ये शाह है इसको हम तालव्य शाह बोलते हैं। तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और जो दूसरी शाह होती है इसको दंत शाह बोलते हैं, यानी कि ये वाली जो शाह दंत शाह होती है। ठीक, और एक शाह होती है तो इसको हम मूर्धन्य शाह बोलते हैं। तो तीनों शाह के उच्चारण स्थान आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है उहाँ इहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेखा। उपयुक्त पंक्ति रामचरितमानस के निम्नलिखित में कौन से कांड से उद्धित हैं। अब देखिए याद रखेंगे आप लोग किस कांड से उद्धित हैं ये बताना है। तो बालक देखा, अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सुंदर कांड, बाल कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो किस कांड से उद्धृत हैं, तो आप लोग याद रखेंगे बालक की बात हो रही है तो बाल कांड से संबंधित जो है ये पंक्तियां हैं। इम्पॉर्टेंट है, कांड पूछ लेते हैं, प्रथम कांड पूछ लेते हैं, अंतिम कांड पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। फिर निम्नलिखित में कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। अब वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन नहीं ये बताना है। तो वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन नहीं है तो ये बता दीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है, ये जो है अद्वैतवाद के आचार्य हैं, तो शंकराचार्य जी हो जाएगा। फिर आलोचक के मुख में से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है, यानी कि ये आलोचकों का संकलन है, इसमें आलोचक कौन हो जाएंगे इनका बताना है, किसका संकलन है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसका संकलन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा नामवर सिंह का। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे नामवर सिंह। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दिया है खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज नहीं चाकर को चाकरी। उपरोक्त पंक्ति निम्नलिखित में किसकी रचना है ये बताना है। तो किसकी रचना है बताना है। 4 ऑप्शन है कबीर, बिहारी, तुलसीदास या रहीम जी की। तो किसकी रचना हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा तुलसीदास। ठीक, तो ये पंक्तियाँ आप लोग याद रखेंगे। तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भरत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है, यानी कि भरत के अनुसार जो मुनि भरत हैं उनके अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है तो ये बताना है। तो उनके अनुसार स्थायी भाव की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। आप लोग याद रखेंगे 11 संख्या इन्होंने बताई है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11वीं
तथा 13वीं मात्रा पर यति होती है तो कौन सा छंद कहलाता है। यानी कि 11 और 13 पे यति होती है, यानी कि प्रथम में 11, फिर 13, फिर 11 और फिर 13। तो प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो कौन सा छंद हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सोरठा छंद। और जस्ट इसका अपोजिट होता है दोहा। दोहा में पहले 13 होती हैं, बाद में 11 होती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए कूट वाला है, क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे ताकि पूरा आ जाए। अब देखिए दिया हुआ है, रीतिकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें व कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रीतिकाल मुक्तकों का युग है। फिर है दूसरा, विशिष्ट रुचि के लिए लिखी जाने के कारण इस काल की कविता में अलंकारों का बाहुल्य। अब 2 कथन दिए हैं, 2 कथन में कौन सा सही ये बताना है। 4 ऑप्शन है, केवल एक सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, या केवल 2 सही है, फिर ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों सही हैं। यानी कि रिक्त काल जो है मुक्तकों का युग है और विशिष्ट रुचि के लिए जिसमें रचनाएं की गई हैं तो अलंकारों का बहुत ज़्यादा बाहुल्य है। तो ऑप्शन बी सही, यानी कि दोनों ही सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना रीतकालीन कवि केशव दास की नहीं है। यानी कि जो केशव दास की रचना नहीं है यह बताना है। तो कौन सी रचना केशव दास की नहीं है तो ये बताना है। तो कवि प्रिया भी केशव दास की, रामचंद्रिका भी है, जहांगीर जसचंद्रिका भी केशव दास की रचना है। यानी कि रचना कौन सी नहीं है केशव दास की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कवित्त रत्नाकर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिलान करना है, उसके बाद कूट में मिलाना है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि जो है पूरा आ जाए। अब देख लीजिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करें और दिए गए उत्तर का सही चयन करें। जो रचनाकार इधर दिए, इधर कृतियाँ दी हैं, तो सभी को पता होगा केशव दास की रचना कौन सी हो जाएगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए केशव दास की रचना कौन सी हो जाएगी। तो केशव दास की रचना है कवि प्रिया, और देव की रचना है भाव विलास, भूषण, छत्रसाल, और पद्माकर की रचना हो जाएगी राम रसायन। यानी कि आमने सामने मिलाना है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखते हैं। दिया है क्वेश्चन, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं और इसे अर्थालंकार किसने माना है। जो वक्रोक्ति है इसको शब्दालंकार किसने माना है, रुद्रट ने, लेकिन इसको अर्थालंकार किसने माना है ये बताना है। तो अर्थालंकार किसने माना है ये बताना है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वामन। कौन सा सही हो जाएगा, वामन। ठीक, फिर वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं को क्या कहा जाता है। यानी कि शाम की वह बेला जब पशु चर कर लौटने लगते हैं उस बेला को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गोधूली या सूर्यास्त, साय बेला या अपराह्न। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गोधूली। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और लोगों को शेयर भी कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, जंगल में लगने वाली आग निम्नलिखित में से कौन से नाम से जानी जाती है। जो जंगल में आग लग जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल या कामा नल। तो जंगल में जो लगने वाली आग होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, दावा नल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाए। जठरा नल होता है जो पेट में लगने वाली आग होती है। फिर बड़वा नल होता है जो, कौन सी हो जाएगी, बड़वा नल। आप लोग बताएंगे कमेंट करके। कामा नल होता है काम से जो आग लगती है, काम के लिए। फिर अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो पुष्पधनवा, मीनकेतु, रतिपति, ये तीनों जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी राज, ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मछली का पर्यायवाची है। अब देखिए मछली का पर्यायवाची कौन सा है ये बताना है। तो जलधर, पानीय, अली या झख। तो मछली का कौन सा पर्यायवाची है, तो झख हो जाएगा। झख, मीन, ठीक, और कई सारे पर्यायवाची हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। फिर अगला है, सम्मुख का विलोम शब्द बताना है। तो सम्मुख का विलोम हो जाएगा, सभी को पता होगा,
आसान क्वेश्चन है। विमुख, सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, जिसकी बाहें घुटने तक पहुंचती हों, ये बताना है उसे क्या कहेंगे। जिसकी बाहें घुटने तक पहुंचती हों, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसे क्या कहेंगे? 97 नंबर क्वेश्चन बी हो जाएगा, अजान बाहु। क्या हो जाएगा? अजान बाहु। फिर प्रत्युन्नपन्न मति से क्या तात्पर्य है? तो प्रत्युन्नपन्न मति का मतलब क्या होता है, ये बताना है। तो प्रत्युन्नपन्न मति का उत्तर सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो शीघ्र उत्तर दे सके। जैसे क्वेश्चन पूछा तुरंत उसका उत्तर देने वाले को हम क्या कहेंगे? प्रत्युन्नपन्न मति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण से तात्पर्य है, यानी कि निर्गुण से तात्पर्य है, ये बताना है क्या तात्पर्य है। तो निर्गुण का मतलब क्या होता है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो, यानी कि इन तीनों गुणों से परे हो, उसे हम निर्गुण कहते हैं। निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे आप लोग? कबीर। कबीर जो है निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीदी पत्रिका के संपादक थे, यानी कि जो दीदी पत्रिका है इसके संपादक कौन थे, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन सी हो जाए, गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसका प्रकाशन पूछ ले कब से होता है, तो 1939 से। और किसने किया, तो ये भी बता दीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। कहाँ से किया, स्थान पूछ ले तो इलाहाबाद से किया था। कहाँ से किया था? इलाहाबाद से। तो आप लोग याद रखेंगे इलाहाबाद। फिर अगला क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण क्या है, ये बताना है। तो फादर कामिल बुल्के हैं, इनकी एक डिक्शनरी आती है इंग्लिश की, बहुत अच्छी डिक्शनरी है। तो इनका बताना महत्व दिए जाने का कारण क्या है, ये बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शब्दकोश निर्माण, रामकथा लेखन और तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शब्दकोश निर्माण। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियाँ दे रखी हैं। तो उपरोक्त पंक्ति कौन से कवि की कविता से उद्धृत हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है अगला। थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे ताकि आप लोगों को दिख जाए। थोड़ा और छोटा कर लेंगे। अब एक ऑप्शन रह गया अभी भी। अब देखते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये बताना है। इधर निबंधकार दिए हैं, उधर कृतियाँ दी हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 कृतियाँ दे रखी हैं। तो कुबेर नाथ राय पहले दिए हैं, कुबेर नाथ राय। तो कुबेर नाथ राय हम किस में मिला देंगे? प्रिया नीलकंठी। इनकी कृति क्या हो जाएगी? प्रिया नीलकंठी। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हो जाएगा? भीष्म को क्षमा नहीं किया। फिर है विद्या श्रीनिवास। तो ये हो जाएगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। फिर एक बचा रामचंद्र शुक्ल। तो सभी को पता है चिंतामणि। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, तो अगला ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। फिर थोड़ा जूम आउट कर लेंगे ताकि बड़ा क्वेश्चन देखें आप लोगों को। हाँ, अब देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कवि हिंदी साहित्य में अपने मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कौन से कवि मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध हैं, ये बताना है। तो निराला या सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन या रामधारी सिंह दिनकर, ये बताना है। तो मुक्त छंद के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये जो है मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी कृति निराला की नहीं है, यानी कि निराला की कौन सी कृति नहीं है, ये बताना है। कोरमुत्ता, परिमल, गीतिका, ये सारी कृतियाँ किसकी हैं? निराला जी की हैं। तो ये झरना जो है निराला जी की कृति नहीं है। झरना किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। ये सभी को पता होगा, झरना किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है। अब नहीं का विशेष ध्यान रखेंगे, ये गलती बहुत करवाता है। नहीं है ये पूछ रहा है, प्रगतिशील आलोचक नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। बाकी शिवनंदन सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्ता और रामविलास शर्मा ये प्रगतिशील आलोचक हैं। कौन नहीं है? तो नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति निम्नलिखित में किससे हुई है।
4 ऑप्शन रखें। हिंदी भाषा की उत्पत्ति पूछ रहा है किससे हुई है, तो सभी को पता होगा। आदि जननी भाषाओं की कौन होती है, संस्कृत होती है। तो इसमें देखिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों दे रखा है, लेकिन हिंदी भाषा की उत्पत्ति बताना है किससे हुई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सौर से यानी अपभ्रंश से। जैसे संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। तो अपभ्रंश, सौर से यानी अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। फिर टा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। जो टा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा ये बताना है। सभी को पता होगा का वर्ग कंठ से बोला जाता है, फिर चा वर्ग तालव्य से बोला जाता है, फिर टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, यानी कि मूर्धन्य हो जाएगा टा वर्ग का उच्चारण स्थान। ओष्ठ से पा वर्ग बोला जाता है, यानी कि पा वर्ग में जितने अक्षर आते हैं 5, पा फा बा भा, ठीक। और कठोर तालु ये अलग हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा उभय लिंग है। उभय लिंग यानी कि जो पुल्लिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों से अलग हो उसे हम उभय लिंग कहते हैं। जो दोनों में कॉमन हो तो उभय लिंग कौन सा हो जाएगा, हीरा, मस्तक, नींबू या टीका। तो ऑप्शन ए हो जाएगा टीका, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सभी को पता होगा क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत, वाच्य किसे कहते हैं, यानी कि उस वाक्य के अंतर्गत किसकी प्रधानता है जिसे हम वाच्य कहते हैं, क्रिया के परिवर्तन को। तो क्या हो जाएगा, क्रिया के परिवर्तन के बारे में कह रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी की प्रधानता, यानी कर्ता की भी प्रधानता होगी, कर्म की भी प्रधानता होगी, भाव की भी प्रधानता होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक वाच्य का भेद नहीं है। अब देखिए ऊपर भी पढ़ा, कर्ता की प्रधानता तो कृतवाच्य हो जाएगा, कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य और भाव की प्रधानता भाववाच्य हो जाएगा। तो तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा है, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, ये जो है वाच्य का भेद नहीं है, बाकी जो है वाच्य के भेद हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूप में चला नहीं जाता, बता रहा है चला नहीं जाता, वाक्य में कौन से वाच्य का बोध होता है, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। तो इस तरह के जो होते हैं ये कौन से वाच्य होते हैं, भाववाच्य होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाववाच्य। फिर अगर क्रिया वर्तमान में हो रही है तो वह क्या कहलाएगी, वर्तमान काल में यानी घटित हो रही है क्रिया, तो वह कौन सी क्रिया कहलाएगी ये बताना है। तो तात्कालिक वर्तमान कहलाएगी, यानी कि आंखों के सामने घटित हो रही है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से ना हो सकी, यह कौन से भूतकाल के अंतर्गत आता है, यानी कि होने वाली थी लेकिन हो ना सकी। तो कौन से, जैसे वर्षा होने वाली थी लेकिन नहीं हो सकी, तो कौन सा हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भूत, कौन सा हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भूत। फिर है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाएंगे। संस्कृत और प्राकृत दोनों से विकृत होकर के आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सभी को पता होगा तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक। तो तद्भव हो जाएगा। और जो डायरेक्ट संस्कृत से ले गए उन्हें हम तत्सम कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव हिंदी का उदाहरण नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तद्भव दिए हैं, और कौन सा तद्भव नहीं है वो बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, सूची। सूची का मतलब होता है सूचिका या सुई, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा। इसलिए जो है ये तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव नहीं है, तत्सम है। बाकी जो है ये तद्भव हिंदी का उदाहरण है। फिर रचना या बनावट के विचार से शब्द कितने, यानी कि शब्द के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं ये बताना है। तो रचना के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। अब कौन से होते हैं ये बताना है। सॉरी यहाँ पे माफ़ करेंगे, गलत हो गया। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बताना है। तो रूढ़, यानी कि एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, रूढ़ यौगिक, और एक क्या होता है योग रूढ़, ठीक, योग रूढ़।
तो आप सभी लोग याद रखेंगे रचना या बनावट के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 119 नंबर, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा उदाहरण नहीं है। रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं, ये बताना है। रूढ़ शब्द होते हैं जिनको अगर हम अलग करेंगे तो उनसे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो निरर्थक हो जाएगा। जैसे नाक है तो ना और का अगर अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। आग, बबूला, पंकज या लंबोदर, तो रूढ़ शब्द कौन सा उदाहरण है। रूढ़ का बताना है, तो रूढ़ मतलब जिसको हम अलग करने से कोई अर्थ ना हो, तो नाक हो जाएगा, ये रूढ़ शब्द का उदाहरण। आग, बबूला अलग अलग करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा, पंकज भी निकलेगा, लंबोदर भी निकलेगा, तो ये योग रूढ़ के उदाहरण दोनों हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है विभव अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की यह परिभाषा किसने या किसके विद्वान के द्वारा दी गई है। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह परिभाषा किसने दी, ये बताना है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, आचार्य भरत मुनि। कौन से, भरत मुनि के द्वारा दी गई है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से शब्द शक्ति का प्रकार कौन सा है। शब्द शक्ति का प्रकार कौन सा है, यानी कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, प्रकार बताना है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपरोक्त सभी। तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रकार हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षणा। ये शब्द शक्ति का एक प्रकार है। फिर छंद शास्त्र में हर्ष और दीर्घ को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। हर्ष और दीर्घ को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, सभी को पता होगा। हर्ष और दीर्घ को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, यानी कि हर्ष मात्रा होती है और दीर्घ मात्रा। हर्ष में एक मात्रा होती है और दीर्घ का मतलब 2 मात्रा का जो समय लेता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, छंद शास्त्र में यति का विपरीत निम्नलिखित में से क्या होता है। यति का विपरीत बताना है, तो कौन सा होता है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं। यति का विपरीत क्या हो जाएगा, अति का अर्थ होता है विराम, तो विराम से हो जाएगा गति, इसका विपरीत हो जाएगा गति यानी कि लय और प्रवाह, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर सिर, गुरु, चरण, सरोज, रज में मात्रा की संख्या निम्नलिखित में से है। श्री, गुरु, चरण, सरोज, रज में कितनी मात्राएं हैं ये बतानी है। तो श्री 2 मात्राएं हो जाए, गुरु ऊ की मात्रा तो 1 मात्रा, रा पे ऊ की मात्रा 1 मात्रा है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 फिर 12 और 13, तो कितनी मात्रा हो जाएंगे, 13 मात्रा हो जाएंगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए श्री 2 मात्राओं का समय है, इसमें 1 मात्रा ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ए और ए। फिर सा पे 1 हो जाएगी, रा पे 2 मात्राएं हो जाएंगी, जा पे 1 और रा पे 1, फिर जा पे 1, तो गिन लीजिए कितनी हो जाएंगी, 13 मात्राएं हो जाएंगी। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर। तो अंतिम क्वेश्चन देख लेंगे सभी लोग, क्या दिया हुआ है, थोड़ा जूम कर लें। हाँ अब देखिए दिया हुआ है, त्रिभुवन से तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है। त्रिभुवन का मतलब क्या होगा ये बताना है। 3 कालों का समाहार, तो ऑप्शन आपको पता होगा, कालों का मतलब नहीं हो सकता, 3 गुणों का समूह नहीं हो सकता, 3 पादों का समान नहीं होता। त्रिभुवन इसमें दिया है 3 भुवनों का समासार, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और समास जिसमें अंक आते हैं उसको हम द्विगु समास कहते हैं। अब देखिए 125 क्वेश्चन का सेट था, जिसमें 40 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। अब जितने भी वीडियो आएंगे आपको 125 क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस सेट के मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और लोगों को शेयर कर देंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।